जो हम डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग एसबीआर, तो क्विकली थोड़ा सा जस्ट आपको कल की क्लास की थोड़ी सी समरी बता देता हूं। कल की क्लास में वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द पेपर पैटर्न, द कोर्स कंटेंट, हाउ टू अप्रोच दिस एग्जाम स्पेसिफिकली। तो आई थिंक वी डिस्कस कि देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स। इस पेपर के अंदर एथिक्स है, इस पेपर के अंदर सिंगल एंटिटी, एक अकेली कंपनी अपने ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग कैसे करती है, मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करके। फिर वी हैव अ ग्रुप अकाउंट्स एज वेल, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। जो ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का पेपर है, इस पेपर के अंदर कैलकुलेशंस कम है। यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इट्स अच्छा, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं है बट बहुत माइनर कैलकुलेशन या सपोर्टिव कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक केस आएगा कि एक कंपनी ने लीज पे एसेट लिया है, सारी आपको डिटेल बताएगा कि लीज पे लिया है, इतना टाइम पीरियड है, इतना ये होगा, इतना ये होगा, सब कुछ बताया हुआ है। नाउ फॉर 6 मार्क्स यू हैव टू डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दैट, discuss the accounting treatment of that specific transaction. Now you have to write the according to IFRS 16 leases. This specific transaction meet the criteria of leases. That it should be recorded as a what? That should be recorded as a lease. फिर आपने उसकी लाजमी है कोई सपोर्टिंग कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करनी होगी। इस पेपर के अंदर ज्यादातर वर्ड वो यूज करता है डिस्कस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन विथ सपोर्टिंग कैलकुलेशंस। एग्री? ओके। सो देयर द कोर्स कंटेंट, एथिक्स है, फ्रेमवर्क्स हैं, कॉन्सेप्चुअल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ग्रुप अकाउंट्स हैं, अदर एरियाज हैं कोर्स में। अदर एरियाज असल इस कोर्स की जो बैकबोन है ना, या आप यूं कह लो जो अदर इस कोर्स की जो टेक्निकल चीज है वो ये है, स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दीज टाइप ऑफ थिंग्स। एसबीआर पेपर जो भी बच्चा अटेंड करता है, दे आर नॉट गिविंग एप्रोप्रिएट रिस्पेक्ट टू, उस तरह रिस्पेक्ट, उस तरह टाइम नहीं देते। अब पेपर पैटर्न क्या है? पेपर पैटर्न 4 क्वेश्चन होते हैं टोटल, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर एक 30 नंबर का क्वेश्चन और 20 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये रहा। 30 नंबर के क्वेश्चन के अंदर 10 से 14 नंबर की कोई कैलकुलेशन है, बाकी आपके पास सारा क्या है, मेजॉरिटी एरियाज में ग्रुप अकाउंट्स हो। सेकंड जो क्वेश्चन है आपके पास, इसके अंदर एथिक्स, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। स्पेसिफिकली जब अकाउंटेंट्स की हम बात करते हैं ना, जब भी अकाउंटेंट कोई अकाउंटिंग डिसीजन लेता है या कोई नॉन अकाउंटिंग डिसीजन लेता है, देयर इज अ चांसेस वो उसके अंदर अपनी पर्सनल बाइस, देयर इज अ चांसेस वो कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर रहा हो, देयर इज अ चांसेस एसेट को रीवैल्यू करना अकॉर्डिंग टू आईएएस 16। लेकिन अकॉर्डिंग टू आईएएस 16 होल क्लास ऑफ दैट एसेट शुड बी रीवैल्यू। तो फॉर एग्जांपल यू आर अ रिपोर्टर, यू आर अकाउंटेंट, यू आर रीवैल्यू, बट आप भूल गए पूरी क्लास को रीवैल्यू करना है। प्रोफेशनल ड्यू केयर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का इशू है, या मे भी बात वो आपको पता नहीं थी, या आपने वो अप्लाई करके तब ड्यू केयर नहीं की। फिर फॉर एग्जांपल you are sharing the information, you are presenting a financial statements, and you are discussing something which is not, let's say, such nahi discuss, honesty को आप reach कर रहे हो, integrity का issue, integrity के बाद objectivity का issue, biasness ला रहे हो, conflict of interest का issue है, overdue, लोगों के influence की वजह से। For example, you are acting as a junior accountant, your director has indicated, या your director is instructing you कि काइंडली आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दो एज ए एसेट, हालांकि वो एसेट का क्राइटेरिया ही नहीं है। यू आर अ जूनियर अकाउंटेंट, योर डायरेक्टर इज पुटिंग प्रेशर ऑन यू। व्हाई इज पुटिंग ऑन प्रेशर ऑन यू? क्योंकि डायरेक्टर की सैलरी कंपनी की जितनी पोजीशन अच्छी होगी उसके हिसाब से डिसाइड होती है, आउटकम आउट रिजल्ट बेस्ड में। तो वो तो चाहेगा ना बिजनेस की पोजीशन हेल्दी हो, तो आप वगैरह आज से रिकॉर्ड करो। अब अगर अब आप एथिकल डिलेमा में फंस गए,
अगर आप एसेट रिकॉर्ड करते हो तो आप पब्लिक ड्यूटी ब्रीच कर, आप एक गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो, पब्लिक को फॉल्स इंफॉर्मेशन। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप एसेट नहीं रिकॉर्ड करते, आपके डायरेक्टर निकाल, मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा। नाउ व्हाट शुड बी एक्शन यू आर सपोज टू टेक इन दिस? एथिकल इशू है ना, तो इसलिए एक क्वेश्चन आता है एथिक्स प्लस अदर एरियाज, 20 नंबर, 7 8 नंबर 10 नंबर की एथिक्स होती है इसमें, बाकी कुछ और एरिया। और इसके अंदर दो प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं, इसके अंदर दो प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं। प्रोफेशनल मार्क्स क्या है? क्वालिटी ऑफ रिसर्च। ये क्वेश्चन आपने लिखना 18 नंबर का है, 2 नंबर प्रोफेशनल मार्क्स। पी सीरीज में बाकी जितने सब्जेक्ट हैं उनमें 20 20 नंबर प्रोफेशनल मार्क्स, 80 नंबर का लिखना है, 20 नंबर आपके प्रोफेशनल मार्क्स, कि आप कितनी क्वालिटी का लिखते हो। इस पेपर में सर 4 प्रोफेशनल मार्क्स, 96 मार्क्स का लिखना है, 4 नंबर प्रोफेशनल है, 2 इधर है, 2 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 25 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 4 25 नंबर। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। अब आज की क्लास में हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एथिक्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एरिया एथिक्स। आई थिंक आपको पता है एसीसी का भी कोड ऑफ कंडक्ट है। कल की क्लास इंट्रोडक्शन थी, जिन्होंने मिस भी किए उनके साथ दोबारा मैं लिंक शेयर कर दूंगा उस क्लास का। अच्छा, अब आज की क्लास में मैंने और आपने एक टॉपिक पढ़ना है, एथिक्स। सर याद रखना, कोड ऑफ कंडक्ट इज वेरी असेंशियल या नेसेसरी, आप यूं कह लो। एक होता है कहीं पे भी आप काम करोगे ना, कंपनी का अपना कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट होगा कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप 9 से 5 टाइम फॉलो करें। कोड ऑफ कंडक्ट है यू शुड बी वेल ड्रेस। कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपने आने से पहले ग्रीटिंग, मतलब लेट से सलाम करना है। तो दिस इज अ कंपनी कोड ऑफ कंडक्ट, कंपनी के अपनी प्रोसीजर्स एंड पॉलिसी। बट एक होता है एथिकल कोड। हम जब भी एसीसी का स्टूडेंट बनते हैं या एसीसी एफिलिएट मेंबर जो भी हो, आप एक एक कोड है स्पेसिफिक, एथिकल कोड, द एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट, एसीसी कोड ऑफ कंडक्ट, या स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा एथिक्स का कोड ऑफ कंडक्ट। द वर्ड इज पाइकॉप, शॉर्ट फॉर्म है पाइकॉप। इंटरनेशनल आईफेक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स है, जिसने कहा हर बॉडी अकाउंटेंट तो प्रोड्यूस कर रही है। जो आईफेक है ना, वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स है, जिसके अंदर सीए पाकिस्तान के भी रिप्रेजेंटेटिव, आईसीएडब्ल्यू, जितनी अकाउंटेंसी बॉडीज है उनके रिप्रेजेंटेटिव है। इस आईफेक बॉडी ने कहा कि हर बॉडी अकाउंटेंट तो प्रोड्यूस कर रही है, बट दोज अकाउंटेंट्स आर लैकिंग इन एथिक्स, that don't have a proper, let's say, knowledge how to act, how to behave, how to respond in an ethical dilemma. तो फिर आईएफएक ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया कि मेक श्योर कि आप अकाउंटेंट को ये 5 चीजें सिखाएं। बहुत सारी बॉडीज ने, जो फेडरेशन ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, उसी को उठा के अपना कोड ऑफ कंडक्ट लॉन्च कर। अब एसीसी ने इसी कोड को फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, जो आप अकाउंटेंसी में चेक एंड बैलेंस करके बैठिए कि कहीं आप कोई कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच तो नहीं करे, उन्होंने कोड बनाया हो। तो एसीसी ने क्या किया, इसी कोड को अपना कोड ऑफ कंडक्ट। क्या है पॉइंट ऑफ नंबर 1, द प्रोफेशनल बिहेवियर। सबसे पहले प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अब जो एथिक्स का क्वेश्चन आता है ना 20 नंबर का, आपने उसमें पहले तो क्या एथिकल कोड के अंदर उसने ब्रीच किया है, पहले तो इसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।
For example, you are a junior accountant, you are sharing customer data with someone else. It's a breach of confidentiality, right? For example, you are taking एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी क्योंकि सैलरी प्रॉफिट बेस्ड है, तो आप उस ट्रांजैक्शन को मैनिपुलेट करके रिकॉर्ड कर रहे हो, ब्रीच ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। रीवैल्यूएशन ओसीआई में जाना चाहिए, बट आप अब कह रहे हो कि प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर्स। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ जूनियर अकाउंटेंट, यू आर नॉट फॉलोइंग द लॉज एंड रेगुलेशंस, या maybe you are a senior regulation, you are not using an appropriate language to your junior staffs, you are not following the laws and regulations. Integrity, dishonesty, not being straightforward. तो ये 5 वो एरियाज हैं जो भाई असेंशियल हैं, आपको पेपर में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अकाउंटेंट मसला क्या कर रहा है, और उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल द एक्शन फ्रॉम फाइनेंस डायरेक्टर इज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर टू कि प्रॉफिट ज्यादा हो। दिस क्रिएट अ ऑब्जेक्टिविटी थ्रेट, या दिस इज अ ब्रीच ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। डायरेक्टर इज पर्सनली, डायरेक्टर अपनी बायसनेस इन्वॉल्व कर रहा है, वैल्यू एडिशन करनी है। एग्री सर? मुझे बताओ, लेट्स से आप अगर रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पे एथिकल इश्यूज फेस करते हो, एथिकल डिलेमा में फंस जाते हो, तो व्हाट विल बी एक्शन फ्रॉम योर साइड? मतलब फॉर एग्जांपल, मैं आपका मैनेजर हूं, मैं आपको फोर्स कर रहा हूं ये चीज करो, इंटिमिडेट कर रहा हूं। मे बी आप फॉर एग्जांपल किसी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है आपको, मे बी कोई सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, तो आप आपकी तरफ से क्या एक्शन होने चाहिए? हम फोर्सिंग यू के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, हालांकि रिकॉर्ड ही नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट आर द एक्शन? एक होगा पेपर में आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा कोड उसने ब्रीच किया है। सेकेंडली, एक्शन शुड बी टेकन। बताओ क्या एक्शन होने चाहिए आपकी तरफ से, क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन में? आपको नहीं लगता आपको ये मसला मेरे साथ डिस्कस करना चाहिए? आपको नहीं लगता कि आपको मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए कि सर द ट्रांजैक्शन विच यू आर फोर्सिंग टू रिकॉर्ड दिस, इट्स अगेंस्ट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहला काम आपका ये है कि आप अपने उस रेलिवेंट बंदे से डिस्कस करो कि सर वी आर नॉट, दिस इज गोइंग टू बी अगेंस्ट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट? आप इसको हम गलत कर रहे हैं। पहला काम तो आपका ये कि मैं डिस्कस करें उस डिस्कशन के, अच्छा उस डिस्कशन का रिकॉर्ड भी रखना अपने पास, उस डिस्कशन को कहीं नोटिफाई, रिकॉर्ड भी रखना है, क्योंकि कल अगर होता है इशू तो डायरेक्टर हो सकता है मैं मुकर जाऊं, मैं कहूं मेरे से डिस्कशन ही नहीं की थी। तो दैट डिस्कशन शुड बी केप्ट, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। अब आपकी डिस्कशन के बाद या तो मैं मानूंगा या नहीं मानूंगा। अगर मैं मान गया, वेल एंड गुड, एथिकल मसला हल हो गया। बट व्हाट इफ मैं स्टिल आपको फोर्स कर रहा हूं कि आप इसको करें ही करें, यू हैव नो आइडिया, मतलब आप इस ट्रांजेक्शन को जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे रिकॉर्ड कर। नाउ द क्वेश्चन इज, अगेन वही बात है, अगर आप नहीं करते तो मैं आपको थ्रेटन कर रहा हूं, जॉब से निकाल दूंगा। तो अब आपने क्या करना है? आफ्टर लेट से मैं अगर उसको नहीं मान रहा, तो आप ऑडिट कमेटी या दोस्त चार्ज विद जो गवर्नेंस है ना, चेयरमैन वगैरह, उनसे डिस्कस करें ये मसला कि सर डायरेक्टर इज फोर्सिंग अस एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर बोर्ड भी मसला आपका हल नहीं कर रहा, तो अब आप अपनी रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडी से कम्युनिकेट करें, एसीसी। एसीसी की कमेटी है, उससे डिस्कस करें कि सर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, एथिक्स सिचुएशन में फंस गया हूँ, आप मुझे गाइड करें मैं क्या करूँ। उनकी गाइडेंस, उसके बाद भी मसला हल नहीं होता, तो नाउ यू शुड नीड टू कंसिडर रिजाइनिंग, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन को रिजाइन करें। क्या ये बात समझ आ रही है? ओके। अगेन अच्छा, एक चीज याद रखना, जो लॉज है ना, वो तो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लोगों से फॉलो करवा सकते हैं। एथिक इज बियॉन्ड लॉ। एथिक्स आप किसी से लॉ लगा के फॉलो नहीं करवा सकते। एथिक इज वेरी पर्सनल, यू कैन से। एथिक इज ऑल अबाउट द मोरल, द प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, माइट भी कोई एक्शन मेरी तरफ से एथिकली रॉन्ग होंगे, आप कहोगे नहीं ये बिल्कुल सही है, यही करना चाहिए था।
एथिक कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की लाइफ को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि कहीं पे क्राइम है तो आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको रोकें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कहीं पे कोई गलत चीज हो रही है, यू हैव अ सोशल एंड लेट्स से एक मोरल यही कहता है, बेसिक एथिक्स यही कहती है कि यार इसमें तो हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो अकाउंटेंट्स को, हम यहाँ पे अकाउंटेंट्स की लाइफ के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। मे बी फॉर एग्जाम्पल जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे बाइसनेस है, वहां पे फेयरनेस नहीं है, वहां पे मैनिपुलेटिव है, वहां पे ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। तो ये सारी चीजें, अब आपको क्या करना चाहिए, आपको एक्शन क्या लेना चाहिए? तो सर, अच्छा, ये कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सारे स्टेक होल्डर्स को मेक श्योर करें कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयर करें। स्टेक होल्डर पता है ना, स्टेक होल्डर्स दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस या दोज हु हैव इंटरेस्ट इन द बिजनेस, दीज आर द स्टेक होल्डर्स। द एम्प्लॉइज, द लेंडर्स, suppliers and customers, government, public as a whole, these all are stakeholders. Now you need to understand, please rather focus करना सारे। इश्यू क्या है कि it is highly likely that during your career, accountant will encounter some form of ethical issues। जैसे कि आपको कोई रिश्वत दे रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, फाइनेंशियल पैसा देके हर बंदे का एक होता है ना कि ईमान हमारा थोड़ा सा डगमगाने शुरू हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मैं रिश्वत लेता हूं तो इट इज रॉन्ग। अब मैं रिश्वत, कंसिडरिंग द फैक्ट कल्चर ही ऐसा है जहां पे रिश्वत चल रही है, नहीं लेता हूं तो मुझे धमकी दी जा रही है। फिर आपके पर सीनियर एम्प्लॉय प्रेशर डाल रहा है। ये रियल केसेस हैं जो पेपर में आ चुके हैं। सीनियर आपका आपके पर प्रेशर डाल रहा है, किसी कस्टमर ने आपको गिफ्ट किया है, अब आप उस कस्टमर को फेवर दे रहे हो। दिस ऑल्सो क्रिएट एथिकल इशू। एक कस्टमर ने मुझे गिफ्ट दिया, नॉर्मल चीज में ये पेन 100 की बेचता हूं, मैंने उस कस्टमर को 80 रुपीज की बेची। आप जब किसी से गिफ्ट लेते हो ना कहीं आप यूं कह लो, वही बात है कि आप कहीं ना कहीं उसको भी फेवर देने की कोशिश करोगे। अच्छा, फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने समझना है। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज द विजिल ब्लोइंग? विजिल ब्लो क्या होता है? एनी आइडिया? वो जो कान में स्पिट नहीं करनी होती, इसी तरह ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जासूस, द वर्ड इज जासूस, या यू कैन से, हमारे यहाँ कॉर्पोरेट लाइफ में ये कहा जाता है वो जो बॉस का, जो लीडर का फेवरेट बंदा हो, जिसने वो लीडर को सारी बातें ऑनर को बतानी है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकायदा पॉलिसी है कि जहां पे इस तरह के गलत मसले, गलत चीजें हो रही हैं, एथिकल इश्यूज है। अब देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल अली को नजर आ रहा है कि आप चार एक ऑर्गेनाइजेशन में हम पांच काम करें, हम कुछ मिलके गलत कर रहे हैं, अगर अली ने हमारे मुंह पे कह दिया कि मैं जाके रिपोर्ट कर रहा हूँ, नंबर वन, टिपिंग ऑफ, हमें टिप ऑफ करके जा रहे हैं। सेकेंडली, अब के बाद हम अली के दुश्मन बन जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्सेप्ट होता है विजिल ब्लोअर, कि भाई तुम रिपोर्ट करो लेकिन तुम्हारा नाम शो नहीं होगा। तुम हमें गलत मसला जो भी हो रहा है खामोशी से रिपोर्ट करो, बट तुम्हारा नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। तो इससे भी एथिकल इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कंप्लायंस करना एक अलग इशू है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कंप्लायंस करना एक अलग इशू है। मतलब जो कंपनीज होती हैं उन्होंने तो बाय लॉ रिक्वायर्ड होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है, कंपनी लॉ को और स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। और अगर आप स्टैंडर्ड से डिविएट किए तो आपने नोट्स में बताना होता है कि आपने क्यों नहीं स्टैंडर्ड अप्लाई किया, डिस्क्लोजर नोट में। तो प्रोफेशनल और एथिकल जजमेंट भी अप्लाई होती है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये देखें, ये पेपर में आपको इस तरह के कुछ केसेस नजर आएंगे एथिक्स के। ये फ्रॉड, रेवेन्यू को ओवरस्टेट कर रहा हूं, एक्सपेंसेस को कम लिख रहा हूं, एसेट्स को ज्यादा लिख रहा हूं, लाइबिलिटीज को कम लिख रहा हूं, जानबूझ के अकाउंटिंग रूल्स को मिस अप्लाई कर रहा है, गलत अप्लाई कर रहे हैं, ओमिशन या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई चीज ओमिट कर रहा है, कोई चीज मिसरिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह के आपको एथिकल इश्यूज। एक एथिक्स में होती है कंप्लायंस बेस्ड अप्रोच,
जो मैंने आपको बताया ना कि लॉ को आप कंप्लायंस करवा सकते हो। लॉ है ना, कोई चीज लॉ है ना, उसको आप लॉ बना दो, कंप्लायंस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन एथिक्स इज कॉल्ड इंटीग्रिटी बेस्ड अप्रोच, कि एथिक्स कहीं ना कहीं आपकी अपनी ईमानदारी पे डिपेंडेंट है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पता है एथिक्स कमेटी भी होती है, एथिक्स कमेटी भी होती है। कोड क्या था सर? पाइकॉक वर्ड, मैंने आपको सिखाया। ये देखें, ये पैराग्राफ सारे पढ़ें। एज ए मेंबर ऑफ IFAC, ACCA कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट, वही है सारा, सब पे अप्लाई होता है, ऑल स्टूडेंट्स मेंबर सब पे अप्लाई होता है कि प्रॉपर आपने प्रोफेशनल कंडक्ट, फेलियर टू ऑब्जर्व, डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएंगे आपके अगेंस्ट। 5 प्रिंसिपल्स हैं, ये रहे। एक बार क्विकली इनको पढ़ लें, एक बार इनको पढ़ लें, फिर मैं और आप असल में डिस्कशन करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड करना, पेपर में आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर उसने कौन सा ब्रीच किया है। अगर एक बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, डिसऑनेस्टी को फॉलो कर रहा है अपने बिजनेस और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में, इंटीग्रिटी, बायसनेस ला रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ला रहा है, लोगों के प्रेशर की वजह से अपना डिसीजन चेंज कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। प्रॉपर स्किल्स और नॉलेज ही नहीं है, और अगर नॉलेज है तो उसको डायलिजेंटली अप्लाई नहीं कर रहा। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंफॉर्मेशन बगैर अथॉरिटी किसके साथ शेयर कर रहा है। प्रोफेशनल बिहेवियर, कि जो मैनर्स, जो रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, कॉल्ड प्रोफेशनल बिहेवियर। एग्री? फिर अक्सर हम ये प्रिंसिपल्स को क्यों नहीं, एक वर्ड है कि क्यों लोग एथिक्स को फॉलो नहीं कर पाते, देयर आर मल्टीपल थ्रेड्स। क्यों लोग नहीं फॉलो कर पाते? देयर आर थ्रेड्स, द वर्ड इज आसिफ। एडवोकेसी, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, इंटिमिडेशन एंड फेमिलियरिटी। Let's understand the situation. I am a finance from Belgium, right? My friend has joined as a finance. I'm a finance director, और उस डिपार्टमेंट में मेरे दोस्त ने मैनेजर ज्वाइन किया, बचपन का दोस्त। उस बचपन के दोस्त ने कोई ट्रांजेक्शन की है, तो मैंने क्या बोला है, मेरा कमेंट क्या है, लोग उसके ऊपर क्वेश्चन रेज कर, बट मैं उसे कह रहा हूं कि नहीं, ये तो मेरा दोस्त है, कभी गलत हो ही नहीं सकता। देयर इज अ चांसेस। अब देखो, 2-3 इश्यूज हैं। एक, आई एम फेमिलियर, तो जब आप किसी के साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हो ना, तो आप उसके ऊपर उतना शक नहीं कर सकते, मतलब उस शक वाली आदत भी खत्म हो जाए। दूसरा, देयर इज अ चांसेस मैं और मेरा दोस्त हो सकता है मिलके फ्रॉड कर, सेल्फ इंटरेस्ट। थर्ड, मैं अपने दोस्त को डिपेंड कर रहा हूं, एडवोकेसी, राइट। फिर अगर फॉर एग्जांपल आज मुझे कोई कहे कि सर आपने रिवेल्यूशन की है, गलत है, जरा दोबारा रिव्यू करके बताएं कहां गलती है। फिर मेरा डायरेक्टर मेरे पे प्रेशर डाल रहा है, इंटिमिडेशन थ्रेट। तो अक्सर इन थ्रेट्स की वजह से हम ये चीजें नहीं अचीव कर पाते। बात समझ रहे हो? अक्सर इन थ्रेट्स की वजह से हम ये बात अचीव, तो आपने पेपर में थ्रेट्स भी आइडेंटिफाई कर ली और आप पैटर्न भी आइडेंटिफाई कर। नाउ द क्वेश्चन इज, हमें ये सीखना है कि एक्शन, एक तो मैंने आपको एक्शन सिखाया, कौन से एक्शन किधर रेलिवेंट होंगे ये चीज देखनी है आपने। समटाइम मे बी कोई आपको प्रेशर ना कर रहा हो, आप खुद ही फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, तब एक्शन क्या लेना चाहिए? आपको अपने आप को एथिक्स याद करवानी चाहिए। आपको ये बात, एक पॉइंट आपका वैलिड एक्शन में ये बनेगा कि वी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैव टू मेक श्योर
कि हमने पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। A lot of stakeholders relying on the information provided, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें। एक बार ये पैराग्राफ पढ़ें, ये वाला पैराग्राफ खुद पढ़ें प्लीज। ये देखें पेपर में ये इश्यूज होंगे आपको, ये जो लिख रहा है ना ये इस तरह के इश्यूज होंगे। क्या यहां तक क्लियर है? अब देखें अगेन, इसका हल क्या है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अनएथिकल फॉलो करिए ना, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एथिक्स एम्बेडेड करानी चाहिए बिजनेस मॉडल में। मतलब आप अपनी स्ट्रेटजी में, आप अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर एथिक्स को इनकॉर्पोरेट कर लो। मतलब आप अंदाजा लगाओ ना कि जब भी कोई डिसीजन लेना है, या हमारा हमारा जो एक मिशन है वो ये कि कस्टमर को क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, कस्टमर को एक अच्छे प्रोडक्ट देना है, अच्छे इंग्रेडिएंट्स हो, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली आप इसको फॉलो करो। सेकंड, बेनिफिट, आप अज्यूम करो यू गाइस आर जूनियर, आई एम अ सीनियर, इफ आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो द प्रोफेशनल बिहेवियर, तो आपसे मैं कैसे अज्यूम कर सकता हूं फॉलो करोगे? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो घर के बड़े होते हैं ना, उन्होंने टोन सेट करनी होती है। आप हमारे कल्चर की एग्जांपल ले लो ना, तो हमारे कल्चर के अक्सर अगेंस्ट हम सुनते हैं कि बदतमीज लेट्स से या लड़ाई झगड़े वगैरह, द रीजन इज वो टॉप टॉप टोन जो सेट हुई हुई है ना, अब वो फॉलो होती रहती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का चेक इन बैलेंस होना चाहिए। दोज चार्ज विद गवर्नेंस है, जो ऑडिट कमेटी है, उनका चेक इन बैलेंस। मैनेजर ओपन माइंडेड होने चाहिए, कंजर्वेटिव माइंड नहीं होने चाहिए, रिजर्व माइंड नहीं होने चाहिए, मैनिपुलेटिव माइंड नहीं होने चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओपन डिस्कशन होनी चाहिए। If, for example, Ali is taking certain decision, we should have a proper, let's say, हमारा opinion, हम उससे पूछ सकते हैं कि why you have this assumption, what are the basis। तो सर अब ये देखें, दिस इज टेक्निक, मैंने आपको टेक्निक सिखानी है, मैंने आपको प्लीज टेक्निक सिखानी है एथिक्स की। आज हम एथिक्स के अपने 10 नंबर बेसिकली पढ़ रहे हैं, ये 10 नंबर आपने पक्के करने हैं। 8 से 10 नंबर एवरेज पेपर में होते ही होते हैं एथिक्स। व्हाट्स द टेक्निक? नंबर 1, ऐसे फॉर्म में नहीं लिखना। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ना, तो आपने आपका जैसे सेंटेंस खत्म हुआ, एंटर करके नीचे एक और सेंटेंस, सेंटेंस फॉर्म, नॉट ऐसे फॉर्म। बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा आंसर ना, मतलब जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये देखें, अब ये दिस इज द राइट वे टू आंसर एथिक्स। ना कि आपने इस तरह का, ना कि फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई पैराग्राफ आपने बनाना है, कोई पैराग्राफ नहीं बनाना आपने। इधर तो पैराग्राफ अभी नहीं बना हुआ, लेकिन आपने कोई पैराग्राफ नहीं बनाना। ऐसे नहीं लिखना, सही है? बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट, अपने पास लिखो, बी कंसाइज, टू द पॉइंट, एंड डू नॉट, ये देखें वर्ड क्या लिखा हुआ है, बार बार आपने नॉलेज री उसको दोबारा प्रोड्यूस नहीं करें, रेपिटेशन को अवॉइड करें। ये पूरे एसबीआर में आपको काम आएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो आपने पहले याद रखनी है। ट्राई टू राइट इन बुलेट पॉइंट्स या सेंटेंस, बी कंसाइज, बी टू द पॉइंट, राइट टू द पॉइंट।
Do not repeat the, let's say, facts. Do not repeat the points. Second important, जब आप एथिक्स का क्वेश्चन पढ़ोगे ना, सारे फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करो, कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ देखो, एथिकल इश्यूज आइडेंटिफाई करो, कौन सा प्रिंसिपल ब्रीच हुआ है, फिर क्या इंटरनल वे में वो मसला हल हो सकता है, एंड में आपने ये कॉज ऑफ एक्शंस क्या होंगे. फैक्ट्स may require read between the lines, report to the relevant authority. डायरेक्टली आपने ये नहीं देखना कि रेलेवेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट कर दो, तब आपने देखना है कि चैनल क्या है. जैसे मेरी वाली जो एग्जांपल थी एक्शन वाली, कि मैं आपके प्रेशर डाल, तो आपने सर मुझे एक्सप्लेन किया, मैंने आपकी बात नहीं मानी, तो आप दो स्टार्ट के पास, उन्होंने भी मसला नहीं किया, फिर आप एसीसी के पास, फिर भी मसला नहीं हुआ, फिर रिजाइन. ये तो एक हुआ ना आपके साथ, देयर इज अ चांस आप खुद इन्वॉल्व हो, फिर एक्शन क्या लेने चाहिए. फिर अब डिपेंड करता है क्या कंपनी ने, अब उसमें आंसर क्वेश्चन है क्या कंपनी को कौन सी एक्शन लेंगे, एज इंडिविजुअल आपको. अगर एज इंडिविजुअल अपना लिखा हुआ है ना, तो आप अपने आप को याद करवाओ कि आप अकाउंटेंट बॉन्ड हो टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं. कंपनी ने आप पेपर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन किस तरीके से हो सकता है वो करोगे. ये देखें ना, अल्टरनेटिव भी होगा, कि लाजमी नहीं है कि पार्टी को ही आपने कम्युनिकेट या करना है. क्या ये चीज क्लियर है? ओके. अब मैंने आपको कल भी बताया था, कैप्लन किट इज द की. इस कैप्लन किट के अंदर अगर हम बात करें, ये सेक्शन ए के क्वेश्चन है. ये जो क्वेश्चन है ना, ये 30 मार्क्स वाले हैं, ग्रुप अकाउंट्स वाले, ये 30 मार्क्स वाले हैं. लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये 20 नंबर के हैं, ये वाले एथिक्स. इनमें एथिक्स होगी, रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग और एथिकल इशू. फॉर एग्जांपल जैसे अब ये क्वेश्चन आज का क्लास है, आज हम थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को, सही है. वी हैव लर्नड एथिक्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या होगा जरा और से समझना प्लीज. एक क्वेश्चन है गाड़ियों के नाम से. पहला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं. सिर्फ आप ए रिक्वायरमेंट पढ़ो, सिर्फ ए, सिर्फ ए पढ़ो. क्या कहा है ए में? यूजिंग एग्जिबिट 1. एग्जिबिट मीन इंफॉर्मेशन. एक एग्जिबिट मीन एक बॉक्स बना हुआ होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, और आपने उस बॉक्स के अंदर एग्जिबिट 1 को यूज करके आपने एथिकल इश्यूज डिस्कस करने करंट बिजनेस सिचुएशन में. 10 नंबर है. नॉर्मली मैंने आपको कल भी बताया था, एक वैलिड पॉइंट विल अर्न यू 1 मार्क. पॉइंट, आई एम नॉट सेइंग एक लाइन. पॉइंट समटाइम कैन बी अ 2 लाइनर्स, 3 लाइनर्स, 4 लाइनर्स. पॉइंट कैन बी फॉर एग्जांपल सिंपल 1 लाइनर एज वेल. मेन चीजें कम्युनिकेट होनी चाहिए बात. इट्स अप टू यू. समटाइम आपके पॉइंट्स में भी 2, 3, 4, 5 लाइंस की होंगी. समटाइम में भी आपकी हो सकता है पॉइंट्स 1, 2 सब उसके. क्या चीज समझ आ रही है? आई रिपीट, 1 पॉइंट विल अर्न यू 1 मार्क, दिस इज नॉर्मल. तो इसका मतलब है अगर 10 नंबर है, प्लस प्लस बात खत्म नहीं हुई है. देखो 2 नंबर किस चीज के हैं? प्रोफेशनल. 8 नंबर का कोई अदर एरिया है, इसको छोड़ दो अभी. 10 नंबर के लिए एग्जिबिट 1 को यूज करके प्रोफेशनल मार्क्स आपको पता है कब दिए जाएंगे? ये 2 नंबर कब मिलेंगे? अगर आपने ये 10 नंबर के पेपर को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त जो भी बिजनेस सिचुएशन में एथिकल इश्यूज है वो करेक्टली आइडेंटिफाई किए और एप्लीकेशन ऑफ दोज दीज इन टू द सिनेरियो. एक तो आइडेंटिफाई किया और साथ उनको आपने लिखा भी है कि आपके हिसाब से क्यों ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है. क्वालिटी ऑफ डिस्कशन बेसिकली. एग्री? तो सर 10 पॉइंट्स लिखने हैं.
नाउ डिस्कस, इधर देखें सारे। एग्जिबिट 1, पहले आपने कंपनी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन एक बार पढ़े। एक प्रो टिप आपने याद रखनी है एसबीआर को पास करने के लिए, कि इसके अंदर कोई गलत या सही आंसर नहीं होता। इट्स अ ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसमें आपने डिस्कशन करनी होती है। इट इज जस्ट कि आपकी बात जस्टिफाइड होनी चाहिए। मैं कल भी आपको बता रहा था कि पी सीरीज के पेपर इसलिए थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू स्किल्स वाले। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ओपन एंड डिस्कशन है, गलत या सही नहीं है। स्किल्स लेवल के जो पेपर है या पिछले जो पेपर है एमसीक्यू सही हुआ तो 2 नंबर मिलेंगे। इसमें यू हैव टू डिस्कस, आप ओपन एंड में डिस्कशन करें। आपका आंसर डिफरेंट होगा, दोनों को 8-8 नंबर मिले होंगे। द रीजन इज, जो बातें आपने पेपर में आइडेंटिफाई की, आपने उन्हें जस्टिफाई किया कि मेरे हिसाब से ये इश्यूज है। आपने जो बातें जस्ट निकाली, आपने भी उसे बताया कि मेरे हिसाब से ये इश्यूज है। इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ डिस्कशन। एग्रीड? नाउ डारियो कंपनी इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। ओके, इंडस्ट्री बहुत मैटर करती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो आपको पता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर बहुत इश्यू होता है। मे बी कोई इलीगल ड्रग्स, या मे बी कोई ऐसी ड्रग सेल कर रहे हो जो कि लोगों को नुकसान पहुंचा रही हो। मे बी वो अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट फेज से गुजरी ही ना हो। मे बी बगैर लाइसेंस ऑपरेट कर रहे हो। मे बी इंग्रेडिएंट अच्छे ना यूज कर रहे हो। अभी आई हैव नो आइडिया, बट इट इज जस्ट अ कॉमन सेंस कि ये चीज देखें। दिस इज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टर, यही होता है कि उसके माइंड के अंदर वो चीजें आती हैं जो एक नॉर्मल जूनियर या ट्रेनिंग अकाउंटेंट में नहीं आती। फाइनेंशियल ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। दो एग्जिबिट है। दूसरा 8 नंबर वाला उसको छोड़ो, डिस्क्राइब द सराउंडिंग डारियो कंपनी। अब जरा आप सुकून से डेटा पढ़ो, इजी होके। हमने इसमें वैल्यू एडिशन करनी है, डेटा आपको देगा खुद। क्या आपको, हमने देखें हमने क्या डिस्कशन, अब दोबारा एक बार जब थोड़ा सा डेटा पढ़ोगे ना, एक बार दोबारा रिक्वायरमेंट पढ़ लेना। डिस्कस द एथिकल इश्यूज कॉज्ड बाय करंट बिजनेस सिचुएशन। एथिकल इश्यूज, सही है। एथिकल इश्यूज के अंदर कोई भी चीज आ सकती है। इट्स नॉट अबाउट का वो 5 वर्ड्स ही लिखने हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। अगर और कोई भी आपको एथिकल इशू नजर आ रहा है, कोई ट्रस्ट का इशू है, कोई लेट्स से कोई और इश्यूज है, कोई ओपननेस नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और भी आप लिख सकते हो इसमें। अच्छा बताएं, क्या कोई पहले पैराग्राफ में नजर आया आपको? एक मिनट आसान हो जाए तब तक आप पढ़ें। अगर मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट्स को इंटरप्रेट करूं और डेटा को समझाने की कोशिश करूं, तो फाइनेंस डायरेक्टर इज नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय। ओके, इज देयर एनी एथिकल इशू? भाई एक बंदा परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, दिस इज नॉट एन प्रॉब्लम। मीन, इज देयर एनी एथिकल इशू? नो। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बंदा परमानेंट नहीं है, इसका कोई एथिक्स से ताल्लुक नहीं है। नाउ द थिंग इज कि वो जो एक्शन ले रहा है क्या वो सही है या नहीं है, किस बेसिस पे पे किया जा रहा है। अब जब किसी चीज की बेसिस पे आपको पे किया जाता है ना, तो देयर द चांसेस ऑफ बायसनेस लेके आओ। आगे देखते हैं। ही इज करंटली ऑन अ 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट।
The CEO is a personal friend of FD and she recommended him to the board of Dario company. बताओ इस लाइन के अंदर कोई एथिकल इशू है? क्या थ्रेट है? वेरी गुड. जो फाइनेंस डायरेक्टर है उसके जो रिलेशनशिप विद सीईओ है, दिस क्रिएट अ फेमिलियरिटी थ्रेट. और देयर इज अ चांसेस कंसिडरिंग द फैक्ट वेरी गुड, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उसने ही रिकमेंड किया था डारियो कंपनी पे, तो मे भी कहीं ना कहीं इनडेप्टेड फील करे. सेल्फ इंटरेस्ट का इशू भी हो सकता है फ्यूचर में. अपने इंटरेस्ट के मद्देनजर रखते हुए सीईओ की हर बात मान ले फाइनेंस डायरेक्टर, उसको खुश करने में, क्योंकि लाजमी है उसने रिकमेंड किया है, उसकी वजह से अपने डिसीजन पे इन्फ्लुएंस लेके आए. नाउ थिंग इज नॉट रिटन हियर, आई एम व्हाट एक्चुअली डूइंग. मैं वैल्यू एडिशन कर रहा हूं. एक है कि उस बात को आप लिख दो, लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे. यू आर एडिंग वाइड द फेमिलियरिटी फ्रेंड बिकॉज दे आर फ्रेंड्स, दे नो ईच अदर्स. तो देयर इज अ चांसेस दे आर नॉट गोइंग टू बी उस लेवल की, वो स्केप्टिज्म ही नहीं रखेंगे. एग्री? बात आपको समझ आ रही है? कि आगे बढ़ते हैं. द एफडी एंड सीईओ आर बोथ एसीसीए मेंबर्स. ओके, मेंबर्स हैं. मेंबर्स के ऊपर तो और रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एथिक्स फॉलो करने की. एक स्टूडेंट से तो गलतियां हो सकती हैं, पार्ट क्वालिफाइड एफिलिएट, लेकिन मेंबर जब हो जाओ तो इसका मतलब है नाउ यू आर कंप्लीट विद योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज वेल. करंटली इस कंपनी को किस चीज का मसला है? द सीईओ हैज आस्क्ड द एफडी if he is prepared to reduce his currently fees by what? The FD contract is due for renewal in the next month. ओके, इस लाइन से आपको क्या समझ आ रहा है? कोई आप देखें एसपीआर के अंदर जो एक इशू आता है ना, बच्चों को डेटा नहीं समझ आता क्वेश्चन में. एक बार आपने डेटा को सही से समझ लिया ना, लिखने में मसला नहीं हो. अच्छा, आप मुझे बताओ इस लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है? आपको ये बात तो पता है ना कि सीईओ टॉप लीडर होता है, एफडी इसके नीचे काम करता है. तो ये जो स्पेसिफिकली फाइनेंस डायरेक्टर है इस कंपनी का, वो इसका फ्रेंड है. अब बताओ, डारियो कंपनी कैश फ्लो प्रॉब्लम में, सीईओ ने एफडी को कहा है. एफडी को किस पे पे किया जाता था? एफडी को किस पे किया जाता था? कंसल्टेंसी पे. मतलब अज्यूम कर लो 1 आवर का 100 रुपये पे किया जाता था. अब सीईओ ने पता है क्या कहा इसको, कि भाई हमारे कैश फ्लो प्रॉब्लम्स है. तुम ऐसा करो, 1 घंटे के 100 लेते थे ना, अब तुम 1 घंटे के कितने रुपए चार्ज करो? 50. ओके, क्या इसमें कोई एथिकल इशू है? आप मेरे एम्प्लॉई हो, हमें मसले मसाइल दो, आपकी सैलरी 1000 है, मैं आपको कह रहा हूँ 800 दूंगा. कोई इशू तो नहीं है ना अभी तक? अभी तक कोई इशू नहीं है. नाउ द क्वेश्चन इज किस वे में मैं कह रहा हूं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे बढ़े. द सीईओ हैज, अच्छा एक और चीज भी, एफडी कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू फॉर रिन्यूअल इन द, तो देयर द चांसेस मेरे ऊपर ये प्रेशर पुट कर रहे हो, राइट? प्रेशर पुट कर रहे हो कि भाई एक्सेप्ट करो, वरना तुम्हें आगे हम सीईओ नहीं रखते, एफडी नहीं रखेंगे, निकाल देंगे जॉब से. आई रिपीट, ये बातें लिखी नहीं है, लेकिन आप अपनी वैल्यू एडिशन कर रहे हो कि हाउ इट विल क्रिएट एथिकल प्रॉब्लम इन दिस सिचुएशन. आगे 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 पढ़ते हैं. अच्छा आगे देखें, वो बात लिखी हुई भी है कि सीईओ ने एफडी से बात की है और कहा है कॉन्ट्रैक्ट इज मोर लाइकली टू बी रीन्यूड इफ ही इज प्रिपेयर टू टेक अ व्हाट? इंटिमिडेशन थ्रेट. इंटिमिडेट कर रहा है ना आपको, कह रहा है भाई ये काम करोगे तो तुम्हारा ये काम होगा. तुम अगर 50% में माने सही है. और एक और चीज मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पांचों एम्प्लॉई हो, सडनली आपकी प्रोडक्शन रोज 10 यूनिट आके बनाते हो, और मैं आपको रोज 1000 रुपए दे रहा हूं.
आज आके जब मैं आपको 1000 रुपए के बजाय 800 कहूंगा, तो आपको नहीं लगता एक तो मेंटल टेंशन, आपको नहीं लगता आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा, लाजमी अब आपकी क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट आएगा। द रीजन इज यू आर इन अ वेरी प्रेशर ना, मतलब आपको डर है ना कि यार पहले मैं अपना घर चलाता था 1000 रुपए से, अब सर 800 देंगे तो मैं कहां से लूं, टेंशन परेशानी। तो इसका मतलब है, एक तो सबसे बड़ा इशू यहाँ पे इन दोनों का ये कि ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, फेमिलियरिटी थ्रेट है, इंडिपेंडेंस फेमिलियरिटी का इशू। अब प्रेशराइज किया जा रहा है, आगे पता है क्या कह रही है, आगे वो सीईओ जो है वो कह रही है कि शी ऑल्सो सेड इफ ही नीड्स, अगर तुम तो मेरे दोस्त हो, अगर तुम्हें कोई जरूरत पड़ी ना तो मैं तुम्हें हेल्प कर लूंगी। क्वेश्चन इज कि एक जगह पे आप दबाव डाल रहे हो, दूसरी जगह पे आप अपनी दोस्ती दिखा रहे हो, लेकिन अगेन प्रोफेशनल अगर बिजनेस कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचे तो यू आर क्रिएटिंग एथिकल प्रॉब्लम है। ओके, आगे पढ़ते हैं। और देखिए आगे लिख भी दिया कि फाइनेंस डायरेक्टर अपसेट है। तो जब बंदा अपसेट होता है, जब परेशान हो गया आप मेरे, देयर इज अ चांसेस आप कोई गलत चीज कर दो, मतलब उस माइंड ऑफ उसमें ही ना हो ना। और मजे की बात, बाय द फी रिक्वेस्ट एज नो अदर डायरेक्टर हैज टेकन कट इन देयर सैलरी, ही इज करंटली। अच्छा अच्छा, एक काम, एक कंपनी के क्योंकि कैश फ्लो प्रॉब्लम है तो गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये कर रहा है फाइनेंस डायरेक्टर। फाइनेंस डायरेक्टर कंपनी के गोइंग कंसर्न को रिव्यू कर रहा है। आप अंदाजा लगाओ, अगर कंपनी के गोइंग कंसर्न का रिव्यू सही नहीं हुआ तो कंपनी तो कोलैप्स कर जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह के दबाव डालने की वजह से कंपनी के इवेंटली ओवरऑल ऑपरेशन पे इम्पैक्ट आया। टाइमली बेसिस पे इंफॉर्मेशन सही नहीं मिलेगी, टाइमली बेसिस पे मे बी रिव्यू सही परफॉर्म नहीं होगा। जब आप इस तरीके से इसको केस को पढ़ोगे ना, एक बार दो बार तीन बार आदत बनाओगे ना, तो आप अगली बातें खुद डिक्टेट कर रहे हो केस की। बट हैज डिसाइडेड नॉट, आप देखें ना, ये देखें, ये देखें, इज दैट अ प्रोफेशनल बिहेवियर, इज दैट अ प्रोफेशनल बिहेवियर? नो, ही इज परफॉर्मिंग अ ही इज परफॉर्मिंग अ गोइंग कंसर्न रिव्यू एंड कंसिडरिंग द फैक्ट इसके ऊपर प्रेशर डाल दिया सीईओ ने, तो इसने कहा यार मैं ये काम क्यों करूं, नहीं करता। मतलब पता होते हुए कि यार वो एक चीज इंपॉर्टेंट है, ही इज इग्नोरिंग इट, लैक ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर। और इवेंचुअली इसका ऐड करना है, नुकसान किसको होगा, कंपनी को। टाइमली बेसिस पे ये चीज नहीं हुई, कंपनी कोलैप्स कर जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये जो फाइनेंस डायरेक्टर नहीं है जो गोइंग कंसर्न का रिव्यू कर रहा है, ये जो भी रिव्यू करके देगा ना, इसकी फाइंडिंग की बेसिस पे हमने गवर्नमेंट को फंडिंग के लिए सबमिट करवाना है, एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ शेयर करेंगे। आया कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है, ये फाइनेंस डायरेक्टर, सीईओ ने उसके ऊपर प्रेशर डाला तो प्लीज कम करो कंसल्टेंट, और इस कंपनी की इस गोइंग कंसर्न रिपोर्ट की बेसिस पे गवर्नमेंट से फंडिंग मिली। मतलब कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट इज असेंशियल, उसकी बेसिस पे आपका ऑडिटर रिपोर्ट साइन करने के लिए बैठा हुआ है। और मजे की बात, आपका एमडी ऊपर वाला काम देखे ना, वो कंप्लीट ही नहीं करता, नोइंगली जानते हुए कंप्लीट नहीं करता, तो होगा क्या, फंडिंग नहीं आएगी, ऑपरेशन आपका ब्लॉक रहेगा। और ऑलरेडी आगे कहीं और चीज भी लिखी है, ऑलरेडी कैश फ्लो प्रॉब्लम है। और अच्छा, एक और चीज ये देखें, ही नोज, एफडी को पता है कि करंट कैश फ्लो पोजीशन इंडिकेट करें कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, और अगर इसने रिपोर्ट सबमिट करवा दी तो चांसेस है कि गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिलेगी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट होगी। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ऑडिटर भी कह देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। तो अब ये देखो, ही इज कंसिडरिंग ओवर स्टेटिंग फ्यूचर पोटेंशियल लिस्ट ऑन, मतलब उस सारी टेंशन के बाद इसको याद आया कि यार गवर्नमेंट का प्रेशर है, ऑडिटर का प्रेशर है, चलो ऐसा करता हूं ओवर स्टेट कर देता हूं। तो अब बताओ, अब अगेन बायसनेस ला रहा है, ब्रीच ऑफ ऑब्जेक्टिविटी,
सेल्फ इंटरेस्ट भी आ गया, अपने इंटरेस्ट को भी देख रहा है, तो बहुत सारे मसले मसाइल। अभी बात खत्म नहीं हुई, 10 नंबर है, अच्छी खासी बातें आपको मिल गई हैं। नाउ यू आर ओनली सपोज टू ऐड वैल्यूएशन, वैल्यू ऐड करना है आपको। कैसे? पॉइंट्स में ड्राफ्ट करते जाओगे, ऊपर वाला पॉइंट मिला, दूसरा वाला पॉइंट मिला, जो आपको बात समझ आती जाएगी वैल्यू एडिशन करके चीजें लिखते जाओगे। इंडिपेंडेंस का मसला है, प्रोफेशनल बिहेवियर का मसला है, फेमिलियरिटी थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। ये पढ़ो पैराग्राफ, इसके अंदर हो सकता है 2-3 नंबर छुपे हुए। इन एडिशन है, ऊपर वाली कहानी खत्म होगी, उसके अलावा कह रहा है। इन एडिशन बहुत सारे हमारे अकाउंटेंट ना, लेट से हम 5 लोग हैं ना, 6 लोग, आप 2 लोग मोइज और फॉर एग्जाम्पल भाई, आप दोनों रिमोट एम्प्लॉई हो हमारे, घर पे बैठ के काम करें, कोई इशू नहीं है, अभी तक कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो फाइनेंस डायरेक्टर है वरीड है कि डेटा, क्योंकि आप रिमोटली काम कर रहे हो, आई एम अ डायरेक्टर, आई हैव अ कंसर्न कि डेटा चोरी ना हो जाए। अनफॉर्चुनेटली एज ए फाइनेंस डायरेक्टर मेरे पास डज नॉट हैव स्किल्स, or not the Dario company have a capacity to undertake a widespread investigation into the issue. आगे देखते हैं, given the current request to reduce his fee, he also does not have the incentive to deal with the potential data theft or inform the board to enable them to what? अगेन यहाँ पे एक तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का इशू भी है, उसको इस चीज का आइडिया ही नहीं है कि डेटा थेफ्ट होता क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, इस चीज का ही नहीं आइडिया। अगेन वो क्योंकि इंसेंटिव ही नहीं है, तो वो जो इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर वीकनेसेस है उनको टाइमली बेसिस पे एड्रेस ही नहीं कर रहा। लेकिन ही हैज आस्क्ड द आईटी डिपार्टमेंट to add productivity monitoring software to all remote employees computer without their permission or knowledge। मतलब एक तो मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो जो मैं वर्ड बोल रहा था प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का, वो आप लिंक करोगे कि ऑन व्हाट बेसिस ही हैज एडवाइज या ही हैज इन्फॉर्म्ड, ही हैज गिव अ, लेट्स से आपके पास उसको क्या दिया है, ऑर्डर दिया है आईटी डिपार्टमेंट मैनेजर या आईटी डिपार्टमेंट कि उनके सॉफ्टवेयर ऐड कर लो उनकी परमिशन के बगैर, कंसिडरिंग द फैक्ट आई डज नॉट हैव एनी नॉलेज। और आप एक और बात, आप दो वर्कर्स एम्प्लॉई हो ना, अगर हम आपको बगैर पूछे आपके सिस्टम्स के अंदर सॉफ्टवेयर डाल देंगे, तो इसका मतलब है हमें आप पे भरोसा ही नहीं है। मतलब दिस मीन दैट यू आर शोइंग टू योर वर्कर्स दैट यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर ट्रस्ट ऑन देम, ट्रस्ट का इशू है। एंड एम्प्लॉइज हु स्पेंड टाइम ऑन नॉन बिजनेस वेबसाइट विल बी इमीडिएटली व्हाट? नंबर वन, एक तो किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी को आप रीच कर रहे हो, प्राइवेसी को आप रीच कर रहे हो ना, राइट? एटलीस्ट दिस इज दिस इज नॉट रॉन्ग, इट्स राइट, बट इट शुड बी हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेटिव वे में इसको चीज हो सकती थी ना। मतलब एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट करो कि दिस इज आवर पॉलिसी, वी आर लॉन्चिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर इन योर लैपटॉप और इसका अब इस पूरे के आंसर को जब आप पीछे आंसर पढ़ोगे ना, जो किट का आंसर है, जो एग्जामिनर का आंसर है, वो अगेन मैंने क्या बोला, वो एक वन साइडेड आंसर है जो एग्जामिनर टीम ने लिखा हुआ है, और वो पैराग्राफ फॉर्म में होगा। आपने उसको नहीं फॉलो करना, वो बहुत ज्यादा लिखा होगा। मैंने और आपने अभी ये जो बातें डिस्कस नहीं की आपस में, इन्हीं को आपने अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करनी, 12 नंबर मिल जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट यू हैव आइडेंटिफाइड द ऑल रेलिवेंट प्रॉब्लम्स, 2 नंबर वो पक्के हो गए। अब आपने 10 नंबर क्वालिटी वाले ऐड करनी है। इसके अंदर कोई एक्शंस का हमें कहा ही नहीं, इसके अंदर एक जेनेरिक क्वेश्चन है
कि व्हाट आर द एथिकल प्रॉब्लम्स इन करंट सिचुएशन। क्या ये चीज आपको समझ आई है? अगर मैं क्विकली आपको जस्ट एक आंसर गो थ्रू करवाऊं, ऑल दो आई रिपीट, एग्जामिनर के आंसर को पढ़ाने का हरगिज ये पर्पज नहीं है कि हमने उसको रीराइट करना है, नो। मैंने आपको क्या बोला? नो वन वे या कोई एक राइट वे नहीं है आंसर देने का। सही है, आज आपका ग्रुप बन जाएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन ग्रुप में भेजूंगा, आप खुद अपने वर्ड्स में लिख के आओ। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आप कैसे लिख के आते हो। सही है, इट्स ऑल अबाउट लेट्स स्टार्ट, हैव अ प्रैक्टिस। व्हाट यू आर राइटिंग डजंट मैटर, एटलीस्ट स्टार्ट करो। मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूं आपको, पढ़ाने का पर्पस अगेन रीराइटिंग नहीं है। हमारा पर्पस एग्जामिनर के आंसर को रीराइट करना नहीं है। मैं और आप जो बातें कर रहे थे इनको लिखना है बस। एग्जामिनर के आंसर को समटाइम पढ़ने का पर्पस होता है वोकेबलरी डेवलप करना, फ्रेजेस निकालना, कि बात शुरू कहां से करनी है, बात खत्म कहां से करनी है, क्या क्या फ्रेजेस होंगे, क्या क्या वर्डिंग होगी। इसके लिए कभी कभार मैं बच्चों को कहता हूँ आंसर पढ़ा करें, इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर वोकेबलरी, इन ऑर्डर टू इंप्रूव कि आप रेपिटेशन ना करें बार बार। ऑल्दो एग्जामिनर के आंसर्स ओवर स्टेटेड होते हैं। जैसे ये देखें, ये एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि भाई पार्ट ए के अंदर वैरायटी ऑफ एथिकल इश्यूज थे। रिमोट वर्किंग का इशू था, रिलेशनशिप विद सीईओ का इशू था, पे कट का इंपैक्ट था, एफडी के कॉन्ट्रैक्टर रिन्यूअल का इशू था। अब अगर क्विकली क्विकली देखें, ये पैराग्राफ फॉर्म है, दिस इज रॉन्ग वे, दिस इज रॉन्ग, आई एम रिपीटिंग, दिस इज पैराग्राफ, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना आपने। आपने बुलेट फॉर्म है, जहां पे आपका सेंटेंस खत्म हुआ आप एंटर दोगे, नीचे जाओ। देखो, ये बहुत ड्रैग कर रहे हैं आप इस बात। एफडी अपनी इंडिपेंडेंस लॉस कर रहा है। फाइनेंस डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना वो भी, क्योंकि अगर आप दोस्त वगैरह होगे तो हो सकता है सीईओ को सीईओ के काम कर रहे हो, बाकियों के काम ना कर रहे हो। तो इशू यहाँ पे यही है कि इनकी जो रिलेशनशिप है फेमिलियरिटी और सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है। और देम सीईओ रिक्वेस्ट एंड प्रेशर टू व्हाट, रिड्यूस हिज फीस। और आगे देखो, इंटिमिडेशन थ्रेट भी है, अलग लिखना है इसको। पहली वाली बात को लिख के दूसरी वाली बात को अलग लिखना है। इंटिमिडेट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर की ऑब्लिगेशंस को भी इंपैक्ट करेगा, और आपके सामने है। जब उसके पर प्रेशर डाला गया ना, उसने ड्यू केयर भी नहीं किया, उसने कहा गोइंग कंसर्न का रिव्यू मैं नहीं करता। उसने ड्यू केयर अप्लाई नहीं किया ना, क्योंकि वो बेचारा प्रेशराइज था। आगे पढ़ना, ये देखो, ये लिख भी दिया कि नॉट सबमिटिंग गोइंग कंसर्न रिव्यू। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? गोइंग कंसर्न का कंपनी को टू लेट हो जाएगा, कंपनी सेव ही नहीं होगी। और रीजन ये नहीं है कि आप अनअवेयर नहीं थे, अवेयर थे, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर होने की वजह से आपने उस बात को अहमियत ही नहीं दी। पर्सनल फ्रेंडशिप। और अच्छा, एक और चीज, एक और चीज, मुझे बताओ, क्या सीईओ को भी इंडिपेंडेंट रहना चाहिए ना, बायसनेस वगैरह तो नहीं लानी चाहिए। वो जो सीईओ ने ऑफर नहीं करता कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर दूंगा, और ब्रीच ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ये देखे ना, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो इंफॉर्मेशन ही प्रॉपर प्रेजेंट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट को टाइमली बेसिस पे इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहा। एक एडवोकेसी थ्रेड भी है, कि एडवोकेसी थ्रेड पता है जैसे क्या है? एज ए डायरेक्टर मुझे तो कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करनी चाहिए ना, लेकिन क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे दी तो मुझे लोन नहीं मिलेगा, तो मैं कंपनी के बिहाफ में उसका रिजल्ट ओवर स्टेट करके गवर्नमेंट को शो कर, मैं वकील भी बन रहा हूँ कंपनी में, हालांकि कंपनी इसका लीगल एंटिटी है ना, तो मुझे तो उनके इंडिपेंडेंट रिजल्ट शो करेंगे। आपको बात समझ आ रही है? इसी तरह, अब ये देखें, ये इतना इतना बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, आपने उसमें से रेलेवेंट बातें निकाली। क्या ये आपको केस समझ आया? सर ये एक एथिक्स का क्वेश्चन हमने आज किया है, एक और कल क्लास में हम एथिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन है, आज आपका ग्रुप भी मोस्ट प्रॉब्ली बन जाएगा, तो आप लोगों को मैं ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, किट्स वगैरह भी उसमें शेयर हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन हम एथिक्स का ट्राई करेंगे इसी तरह का ना।
हमें ये देखें, ये 10-12, 10 नंबर एवरेज, 8, 10 नंबर, 5 मिनिमम है, 2 प्रोफेशनल होते हैं, 7, तो आपके पास अच्छे खासे 8-10 नंबर ही आते हैं ये डे 1 पे कैश करो, इसको अपना इंप्रूव करना है आप। जस्ट आप इमेजिन करो ना, अगर आपका ये पार्ट इजी हो, अच्छा हो जाता है, तो नाउ यू आर ओनली सपोज टू, यू हैव टू मेक श्योर कि अगर 10 नंबर का भी आ जाता है तो आपने आप क्लियर करने के लिए आउट ऑफ 90 40 स्कोर करना। एग्री? चलें, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, बाकी आपकी जो भी इनरोलमेंट वगैरह है अपनी, वो आप कंप्लीट करवा लें। डन? अल्लाह हाफिज। एनी क्वेश्चन?